चलिए स्टार्ट करें क्लास। राइट, जेई मेंस 2024 और 25 के फिजिक्स के प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं और इसमें हमारा अगला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और इसमें हमारा सबसे पहला जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है कि ए 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर शोज एन एक्सटेंशन ऑफ 0.1 मिलीमीटर when loaded vertically by a mass of 50 किलोग्राम in an experiment to determine Young's modulus। तो हमें दिया गया है कि हमारे पास में एक 3 मीटर, ठीक है ना, लंबी लेंथ का वायर है, ठीक है ना, जिसकी ये जो रेडियस है, ठीक है ना, ये रेडियस कितनी है, इट इज ऑफ 3 मिलीमीटर और इसकी टोटल एक्चुअल लेंथ कितनी थी हमारे पास में 3 मीटर। अब जब इसके नीचे में, ठीक है ना, एक लोड या फिर फोर्स लगाया गया, ठीक है, जो कि हमारा 50 केजी का मास है, इसकी वजह से इसके नीचे की तरफ हमारा फोर्स लगा, ठीक है, और इसके वजह से इसमें एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास में डेल्टा एल कितना आ गया, 0.1 मिलीमीटर का आ गया। तो हमें बताना है कि इस सब्सटेंस का यंग्स मॉडुलस कितना होगा, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर एज पर दिस एक्सपेरिमेंट इज P इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब यंग्स मॉडुलस निकाला गया तो इसकी वैल्यू क्या मिली, P इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ P इज। तो इसमें P की हमारी वैल्यू कितनी है ये हमें पूछा गया है और कहा गया है कि G की वैल्यू ऑफ 3 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिएगा। सवाल समझ में आया? तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जिससे हमारे पास में फाइनली यंग्स मॉडुलस क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। फोर्स इस मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू mg के बराबर इनटू ओरिजिनल लेंथ l अपॉन में a यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया विच विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू चेंज इन लेंथ विच इज डेल्टा एल। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। मास कितना दिया गया हमारे, दिस इज ऑफ 50 किलोग्राम। जी की वैल्यू हमें 3 पाई लेना है तो इसको 3 पाई पुट कर दो इनटू ओरिजिनल लेंथ कितनी थी हमारे पास में, ठीक है, 3 मीटर है ना, तो ये 3 हो गई डिवाइडेड विथ पाई। रेडियस हमारे पास में कितनी दी गई थी, 3 मिलीमीटर, तो ये आ गया 3 इंटू 10⁻³ मीटर और इसका भी स्क्वायर कर लीजिएगा इनटू चेंज इन लेंथ जो कि कितनी आई 0.1 मिलीमीटर, सो इट विल बी 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर्स। अब यहाँ से, ठीक है ना, क्या करिएगा, ये 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये पाई से हमारा ये पाई चला गया है ना, ये यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो यानी कि आपका ये पूरा 9 चला जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या बच रहा है हमारे पास में, न्यूमरेटर में हमारे पास में 50 बच रहा है, तो यानी कि न्यूमरेटर हो गया हमारे पास में 50 डिवाइडेड विथ डिनोमिनेटर में यहाँ पर 10⁻³ का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू ये 0.1 10⁻⁻1 बना लो, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। तो डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास में 10⁻⁻10, ठीक है ना, ऊपर में जाके 10⁻+10 और यहाँ से ये एक और 10 ले लो यहाँ पर, यानी कि आ जाएगा 5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हमें कंपेयर करना है P इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो P की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, इट इज 5, जो कि हमको हमारे ऑप्शन डी में दिख रही है, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया इतना? नूर समझ में आया पूरा, लिख लिया? अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
देखिएगा सिलेंडर, यहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसकी लेंथ हमारी 1 मीटर है और रेडियस इसकी 4 सेंटीमीटर है और इसको वर्टिकली माउंट किया गया है। इट इज सब्जेक्टेड टू ए shear फोर्स ऑफ 10 की पावर 5 न्यूटन एट द टॉप। तो टॉप सरफेस पे इसके ऊपर में एक shear फोर्स लगाया जाता है 10 की पावर 5 न्यूटन के बराबर। shear फोर्स यानी कि सरफेस से टेंजेंशियल। Considering infinitesimal small displacement in the upper edge, the angular displacement theta of the rod axis from its original position would be। तो अगर थीटा की वैल्यू अगर हम लोग बहुत कम कंसिडर करें, ठीक है, जो लेयर का आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है टॉप और बॉटम का, ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट हमें क्या बताना है, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ये जो हुआ है वो कितना हुआ है। सवाल समझ में आया? तो सिचुएशन को एक बार प्लॉट कर लेते हैं। लेट अस से ये हमारा ग्राउंड है जहाँ पर सिलेंडर रखा गया था इस तरीके से, और सिलेंडर को अगर हम लोग फ्रंट से देखें तो ये हमें कुछ थोड़ा इस तरह से रेक्टेंगल टाइप दिखेगा, सामने से इसको हम लोग देख रहे हैं, और इसके टॉप सरफेस पे एक shear फोर्स लगाया गया है, ये कुछ इस तरीके से है ना, ये हमारा shear फोर्स लगाया, इसके वजह से, ठीक है ना, ये लेयर्स का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बॉटम से लेके ऊपर तक, ठीक है ना, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना हुआ है ये हमें बताना है। सवाल समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर shear मॉडुलस अगर आपको याद हो, ठीक है ना, इस दौरान पे क्या होता है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है, राइट। shear मॉडुलस जी इज गिवन बाय, ठीक है ना, सेम आपका यंग्स मॉडुलस की तरह फोर्स, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया अपॉन में, ठीक है ना, ये tan थीटा दैट इज आपका कितना लेयर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपॉन में लेंथ, उसी tan थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली थीटा बोल देते हैं। तो ये हो जाता है f अपॉन में a थीटा। तो यहाँ से हमें ये थीटा निकालना है। सो हियर वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन में a इंटू shear मॉडुलस जी हो गया। तो ये हमारे पास में फोर्स अपॉन में पाई आर स्क्वायर जी इज इक्वल टू फोर्स कितना लगाया हमने 10 की पावर 5 के बराबर अपॉन में ये आ गया हमारे पास में पाई इंटू, राइट, रेडियस कितनी है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और इसका भी स्क्वायर कर देना है जी, ठीक है, दैट इज shear मॉडुलस जो कि कितना है हमारे पास में 10 की पावर 10। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। तो देखिएगा ये 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 10 कट करके आपका 10 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 10 की पावर -4 बन जाएगा, और ये 4 4 जा 16, राइट, यानी कि यहाँ पर कुल मिला के ये 16 इंटू 10 बचेगा। सो इट विल बी 1 अपॉन में 160 पाई। सो हियर वी कैन से थीटा जो आएगा हमारे पास में दिस विल बी 1 अपॉन में 160 पाई रेडियंस, और यही जो है हमको हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है। सो दिस विल बी इट्स करेक्ट आंसर। समझ में आया ना ये कैसा हो? चलिए अगला सवाल देखें फिर। चलिए अगले सवाल पे आएंगे। सवाल कह रहा है कि द फ्रैक्शनल कंप्रेशन दैट इज डेल्टा वी अपॉन में वी ऑफ वाटर एट ए डेप्थ ऑफ 2.5 किलोमीटर बिलो दी सी लेवल इज। तो फ्रैक्शनल कंप्रेशन दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, एक पानी का कितना होगा, ठीक है ना, जब हम लोग इसको
सरफेस से सी लेवल से 2.5 किलोमीटर नीचे पे देख रहे हैं तो गिवन द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें डेल्टा वी अपॉन में वी परसेंटेज में निकालना है, यानी कि डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू 100 क्या होगा ये हमें बताना है। सवाल समझ में आया? तो यहाँ पर इसको नीचे लेके जा रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सी रहेगी यहाँ पर? बल्क मॉडुलस, क्योंकि सब जगह से आपका फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा? शेप चेंज होगा, सॉरी हाँ शेप वही रहेगा लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है ना। शेप वैसा का वैसे ही, लेकिन इसका क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? दिस विल बी गिवन बाय बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी, ठीक है ना। माइनस साइन क्यों लगता है? क्योंकि ठीक है ना, अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इन्वर्स है एक दूसरे से, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस आता है। तो हमें तो यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू 100 को देखना है, तो इससे हम लोग यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन में वी की बात कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? डेल्टा पी अपॉन में बी, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर ले, तो ये आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन में बी इंटू 100, और डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर सरफेस से लेके कुछ डेप्थ तक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? गॉस प्रेशर दैट इज इक्वल टू एच रो जी डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस बी इंटू 100। अब क्या करें? एक एक वैल्यूज पुट कर लें। डेप्थ कितनी है हमारे पास में? 2.5 किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करिएगा तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू रो दैट इज डेंसिटी ऑफ द वाटर, कितनी है हमारे पास में? 10⁻³ इंटू जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमें 10 लेना है, डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस, ठीक है, ये भी दिया हुआ है हमें, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁹ इंटू 100 कर लेना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 1.25%, और इसी को जो है हम लोग हमारा ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर बन गया। हो गया नोट डाउन? चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। फिर सवाल हमें मैच दी कॉलम बेस्ड टाइप सवाल है, ठीक है, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारे पास में क्या क्या है कि ए फोर्स दैट रिस्टोर्स एन इलास्टिक बॉडी ऑफ यूनिट एरिया टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ऐसा फोर्स, ठीक है ना, जो एक इलास्टिक बॉडी में, ठीक है ना, तो यहाँ पर इलास्टिक बॉडी के अंदर में जो उसको वापस रिस्टोर कराता है, ठीक है ना, वो फोर्स हमारा कौन सा लगता है? ए फोर्स दैट रिस्टोर्स एन इलास्टिक बॉडी ऑफ यूनिट एरिया टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी को अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म होगी, लेकिन उस फोर्स के वजह से बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल वापस अपनी शेप को रिगेन कर पाता है, तो ये फोर्स हमारा कौन सा होगा? स्ट्रेस हो जाएगा, बिल्कुल। तो यानी कि इसको जो है हम लोग ये स्ट्रेस के साथ मैच कर देंगे। अगला है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पैरेलल टू अपोजिट फोर्सेस, अपोजिट फेसेस, ठीक है ना। दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है, ठीक है, दो हमारे जो सरफेस पे लग रही है वो कौन सी किसके लिए आपके लागू होगी? ठीक है ना, सरफेस के पैरेलल होनी चाहिए लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। सरफेस के पैरेलल जो होती है दैट इज टेंजेंशियल होती है, वो हमारे कौन से केस में आती है? कौन से इलास्टिक है? शेयर मॉडुलस में, ठीक है ना। जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर ये रिस्टोरिंग फोर्स इसी सरफेस के अपोजिट लगता है, यानी कि ये केस हमको किस में देखने को मिलता है?
शेयर मॉडुलस में, तो हम लोग इसको जो है ये शेयर मॉडुलस के साथ मैच कर सकते हैं। फिर कहा गया है कि फोर्सेस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एवरीवेयर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया सेम एवरीवेयर। तो ऐसी फोर्सेस जो सरफेस के परपेंडिकुलरली लग रही है सरफेस पे, ठीक है ना, और सब जगह सेम होती है, राइट। ये हमारा बल्क मॉडुलस के केस में। बुलबुला जैसे ऊपर आता है, ठीक है ना, वो आपका फोर्स जो है वो कम होता जाएगा, तो नीचे से आपका बुलबुला ऊपर आएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हम्म, बिल्कुल। वो दूसरा उसमें सरफेस टेंशन भी लागू होता है। तो यानी कि इसको जो है हम लोग ए के साथ, दैट इज बल्क मॉडुलस के साथ मैच कर देते हैं। और आखिरी में क्या बोला जा रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज परपेंडिकुलर टू अपोजिट फोर्सेज, ठीक है। दो इक्वल है और अपोजिट फोर्सेज है, ठीक है, लेकिन फेसेस से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो याद करिएगा यंग्स मॉडुलस में जब हम लोग एक वायर के नीचे में ऐसा फोर्स लगाते हैं तो वो सरफेस से क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा इसी सरफेस से परपेंडिकुलर। तो ये कंडीशन किस में लागू होगी, हमारे यंग्स मॉडुलस में। तो जो हम लोग इसको किसके साथ मैच कर देंगे, सेकंड के साथ, यंग्स मॉडुलस। और इसी के अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक है ना, क्योंकि ए थर्ड के साथ जा रहा है, बी फोर्थ के साथ, सी फर्स्ट के साथ, और डी जो है वो सेकंड के साथ। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया इतना? चलिए, ये तो थियोरेटिकल था, कुछ लिखने वाला था नहीं। आगे बढ़े फिर, चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विथ राइज इन टेम्परेचर द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेम्परेचर के बढ़ने पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या फर्क आता है, कि क्या वो अनचेंज्ड रहती है, ठीक है ना, चेंजेस इरेटिकली, ठीक है ना, इरेटिकली आपकी चेंज होती है, अब्रप्टली चेंज होती है, डिक्रीज होती है, या फिर इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, बिल्कुल, है ना, डिक्रीज होती है। जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को हीट अप करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो कम होगी, इलास्टिसिटी कम होगी, है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो इसमें पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा। सर ऐसे को हल्की सी हंसी आई, हाँ हाँ, हम्म। So here we can say कि on increasing temperature, change in length will be more for सेम लोड, ठीक है ना। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो सेम फोर्स के लिए हमें ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, राइट। तो इसकी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेन होगा वो ज़्यादा होगा। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। और अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। सो हियर वी कैन से कि देयरफॉर strain will be more, so Young's modulus will decrease, will decrease. So we can say, क्योंकि हमें पता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पर यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन लेंथ, ठीक है ना। और चेंज इन लेंथ जो है वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो वी कैन से कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो यंग्स मॉडुलस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज डिक्रीजेज।
क्लास लग रही ना उसकी जगह, क्लास लग रही ना उसकी जगह। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज वाई। ठीक है ना, किसी मटेरियल ऑफ वायर जिसकी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसका यंग्स मॉडुलस वाई है। If the length of the wire is doubled and cross sectional area is half, then Young's modulus will be। अगर वायर की लेंथ डबल कर दी जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया आधा कर दिया जाए तो यंग्स मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा? सवाल समझ में आया? अब सॉल्व करने से पहले एक चीज पे ध्यान दो, यंग्स मॉडुलस क्या ये हमारा सब्सटेंस पे डिपेंड करता है या फिर कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भले डिपेंड करे, लेकिन ये सब्सटेंस के डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि उसकी लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, उसमें लेंथ में कितना चेंज कर रहे हैं, उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना चेंज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। तो यहाँ पर जब हम लोग सब्सटेंस को नहीं बदल रहे हैं, ठीक है ना, सब्सटेंस का फिर आपकी, ठीक है ना, उसमें एरिया, उसकी लेंथ कुछ भी चेंज करो क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जैसे हमारे पास में एक रबर बैंड है, ठीक है, सेम दूसरा रबर बैंड सेम वैसे का वैसा ले लो, तो उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी वो थोड़ी चेंज होगी, वो तो वही की वही रहेगी ना रबर के लिए जो है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि यंग्स मॉडुलस जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो हियर वी कैन से कि यंग्स मॉडुलस is independent of geometrical factors, is independent of geometrical factors. So we can say our correct answer will be option B, which is Young's modulus हमारा y ही रहेगा। हो गए नोट डाउन? चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। यहाँ पर हमारे पास में दो स्टेटमेंट्स है, ठीक है ना, एक असर्शन और दूसरा रीजन। तो असर्शन यहाँ पर कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इज इलास्टिसिटी। तो यानी कि, ठीक है ना, जब हम लोग बॉडी के ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और जब अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है, ठीक है ना, ये उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के वजह से हो पाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है कि द रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सॉलिड्स। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके ऊपर में डिपेंड करता है? जो सब्सटेंस के अंदर में, ठीक है ना, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है, जब ये डिफॉर्म होती है तो वापस उसको रिगेन करा देता है, उसके वजह से ये हो पा रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और रीजन जो है वो असर्शन को सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और रीजन जो है वो असर्शन का हमारा सही एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो यहां पर, ठीक है ना, कुछ बात लिख लीजिएगा इसको रिलेटेड। वी कैन से कि इलास्टिसिटी is the property of a body by virtue of which it tends to regain their
regain their shape and size after removing external force and restoring force कितना लिखा? restoring force depends upon the bonded interatomic and intermolecular forces of solid, right? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ सॉलिड्स, राइट। तो यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इतना लिख लिया। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। फिर अगला सवाल कह रहा है कि टू वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल यानी कि उनका यंग्स मॉडुलस सेम हो गया। हैविंग रेशियो ऑफ लेंथ्स एल ए अपॉन एल बी इज इक्वल टू 1/3। इनकी जो लेंथ का रेशियो है वो हमारा 1/3 है एंड द डायमीटर्स रेशियो दैट इज डी ए अपॉन डी बी इज इक्वल टू 2। इफ बोथ दी वायर्स आर स्ट्रेच्ड यूजिंग सेम फोर्स व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव इलोंगेशन। अगर दोनों ही वायर्स को यहाँ पर सेम फोर्स से एक्सटेंड कराया जाए तो दोनों की जो एक्सटेंशन का रेशियो होगा इट इज चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर अपॉन में चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड वायर, ये क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला याद है आपको, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल, बस याद रख लो इसको। अब यहां पर ये हमारा एफ एल, ए क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, तो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू चेंज इन लेंथ। तो यहां से हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? चेंज इन लेंथ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू इस y को यहाँ डिवाइड में कर दो तो ये हो गया एफ एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर वाई। अब दोनों वायर का अगर हम लोग कंपेयर करें तो दोनों के ऊपर में क्या सेम फोर्स लग रहा है? बिल्कुल। लेंथ दोनों की सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है। पाई सेम है, रेडियस यानी कि डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये अलग है। दोनों सेम मटेरियल के यानी कि यंग्स मॉडुलस सेम है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग यहाँ पर लेंथ का रेशियो निकालना है तो क्या बोल लेंगे? डेल्टा एल ए अपॉन में डेल्टा एल बी इज इक्वल टू लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि क्या हो गया? एल ए अपॉन में एल बी इंटू रेडियस इनवर्सली है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? आर बी अपॉन में आर ए और इसका होल स्क्वायर मत भूलिएगा। एल ए अपॉन में एल बी क्या दिया है हमें? 1/3 और आर ए अपॉन में आर बी ये डी ए अपॉन डी बी हो गया है ना। तो यानी कि हमारे पास में ये क्या हो गया? ये 2 और ये 1, इस तरीके से इसका ये स्क्वायर कर लो इज इक्वल टू ये हमारा 1/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया? 1/4, 4 इंटू 3 12 यानी कि क्या बन गया हमारे पास में? 1/12। और यही रेशियो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हमको? ऑप्शन सी में। ठीक है, नोट डाउन करें इसे। अगला क्वेश्चन देखें।
चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल में क्या दिया गया है कि दो स्टेटमेंट से असर्शन रीजन बेस्ड। असर्शन कह रहा है कि ए साउंड वेव हैज हायर स्पीड इन सॉलिड्स देन गैसेस, कि जो साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड्स में ज़्यादा होती है कंपैरिजन गैसेस में। साउंड जो है वो इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जो ज़्यादा इलास्टिक होगा ठीक है ना उसमें साउंड जो है उतना फास्ट ट्रेवल करेगी। तो सॉलिड जो है वो गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा इलास्टिक है, तो इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड वेव विल बी हायर इन सॉलिड्स देन टू इन गैसेस। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। रीजन यहाँ पर क्या बोला गया है कि गैसेस हैव हायर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस देन सॉलिड्स। बल्क मॉडुलस आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो है, तो कह रहा है कि गैसेस की जो बल्क मॉडुलस है वो ज्यादा है कंपेयर टू सॉलिड्स। सही है कि गलत है? अरे गलत है भाई, सॉलिड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड्स और उससे कम गैसेस की। राइट, तो यानी कि ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। अगर इसका उल्टा बोलते कि गैसेस हैव लोअर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस देन सॉलिड्स, तो ये सही बात हो जाती है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाता। समझ में आ रही बात? तो यानी कि असर्शन हमारा सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। समझ में आई कुछ बात, है ना? तो इसको ध्यान में रखने के ये लिख लो ये कि स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम depends on elastic and inertial property of मीडियम। ठीक है, साउंड की जो स्पीड है किन दो फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड कर रही है, इलास्टिसिटी और दूसरी उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। सो वी कैन से कि फॉर गैसेस स्पीड क्या रहेगी हमारे पास में, अंडर रूट में बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। और सॉलिड्स के लिए ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पर रॉड्स में अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड विल बी गिवन बाई अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, एंड वी कैन से कि इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ solids happens to be manifold greater than that of इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, है ना? तो यानी कि हमारा सही आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल रहा है। हो गए नोट डाउन? चलते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। सवाल यहां कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन गिवन बाय y इज इक्वल टू 49,000 मास अपॉन में लेंथ टाइम्स पर मीटर स्क्वायर, वेयर m इज द मास एंड l इज द एक्सटेंशन ऑफ वायर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, कि हमारे पास में जो यंग्स मॉडुलस एक मटेरियल के जो लिए डिपेंड कर रहा है ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास एंड चेंज इन लेंथ, वो हमें इस इक्वेशन से बताया गया है। Now error in Young's modulus y is estimated by taking data from m is to l plot in graph paper। तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस जो हमने निकाला है वो हमने मास और लेंथ का ठीक है ना, वो जो आपका एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया उसके ग्राफ से निकाला गया। द स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन आर 5 ग्राम एंड 0.02 सेंटीमीटर
अलोंग लोड एक्सिस एंड एक्सटेंशन एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास में मास की जो छोटी से छोटी यूनिट है यानी कि लीस्ट काउंट जो है वो कितनी है 5 ग्राम की, और लेंथ के रिगार्डिंग जो लीस्ट काउंट है वो कितनी है 0.02 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट के करस्पॉन्डिंग ही हमारी एरर आ सकती है। सो इफ द वैल्यू ऑफ m एंड l आर 500 ग्राम एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, अगर मास हम लोग 500 ग्राम लेते हैं जिसमें एरर कितनी आ सकती है 5 ग्राम की, लेंथ अगर हम लोग उसकी जो चेंज इन लेंथ हुई है वो कितनी हुई है 2 सेंटीमीटर की, जिसमें एरर कितनी मिल सकती है हमें 0.02 सेंटीमीटर की, इस तरीके से। तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का जो यहाँ पर परसेंटेज एरर होगा वो कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। सवाल समझ में आया? तो देखिएगा यंग्स मॉडुलस की जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, इट इज 49,000 इंटू मास अपॉन में चेंज इन लेंथ। 49,000 तो ये तो कांस्टेंट है, क्या इसमें कोई एरर आ सकती है क्या? नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। चेंज जिसमें आ रहा है मास और लेंथ के रिगार्डिंग उसी में हम लोग एरर मिलेगी, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमें जो है यंग्स मॉडुलस में एरर देखने को मिलेगी, राइट। और हमें मैक्सिमम एरर देखना है, तो डेल्टा वाई अपॉन में वाई इंटू 100 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास में डेल्टा एम अपॉन में एम, इट इज परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इन चेंज इन लेंथ। इस तरीके से यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ते हैं इसको हम लोग। अब वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। डेल्टा एम हमारे पास में क्या है लीस्ट काउंट, जो कि क्या है 5 अपॉन में मास कितना लिया गया 500 इंटू ये 100 प्लस डेल्टा एल कितना है हमारे पास में 0.02 डिवाइडेड बाय दिस 2 इंटू ये 100 इज इक्वल टू, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, दोनों की सेम यूनिट है। ये 505 से 100 टाइम चला गया, ये 100 कैंसिल आउट करके 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी है ना, ये 0.2 इंटू 100 यानी कि 2 हो गया, 2 से 2 कट गया यानी कि 1 आ जाएगा। तो यानी कि क्या कह सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 1 + 1 यानी कि कितना आ गया 2% की एरर देखने को मिल सकती है हमको यंग्स मॉडुलस में। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है सारा? लिख लिया इतना सभी ने? चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे। फिर सवाल में दिया गया है कि ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज क्लैम्प्ड एट वन एंड। एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है, उसको एक एंड से बांध दिया गया है। इफ इट्स अदर एंड इज पुल्ड बाई ए फोर्स एफ, इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाई एल। अगर दूसरे छोर से इस वायर को खींचा जाए एफ फोर्स लगा के, तो इसकी लेंथ में चेंज कितना आ रहा है एल का आ रहा है। If the radius of the wire and the applied force both are reduced to half of its original value, keeping original length constant, the increase in length will become। ठीक है ना, अगर वायर की ठीक है ना रेडियस और अप्लाइड फोर्स दोनों को ही आधा कर दे अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, लेकिन इसकी ओरिजिनल लेंथ को चेंज ना किया जाए, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में वायर की लेंथ में चेंज कितना आएगा ये हमें बताना है। सवाल समझ में आया? तो देखिएगा यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले को हम लोग कर पाएंगे। यंग्स मॉडुलस क्या होता है हमारे पास में, अप्लाइड फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। सो दिस इज फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन में ए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ गया पाई आर स्क्वायर इनटू चेंज इन लेंथ। हमें यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ को लेके बताना है, तो स्मॉल एल को बताना है। तो यहाँ पर ये एल को इधर ले लो, यंग्स मॉडुलस को डिवाइड में कर दो, तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू एफ एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर वाई। यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब दोनों ही सिचुएशन के केस में हम लोग लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं, पाई वही का वही है, सब्सटेंस भी चेंज नहीं कर रहे हैं। किसमें फर्क आ रहा है,
फोर्स और रेडियस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लेंथ का चेंज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अपॉन में आर स्क्वायर के। तो हमें फाइनल लेंथ बताना है, ठीक है ना। फाइनल सेकंड केस में हमारा लेंथ का चेंज कितना हुआ ये हमें बताना है। तो रेशियो क्या ले लेंगे हम लोग, L2 अपॉन में L1, है ना। L2 को बताना है इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में F2 अपॉन में F1 इंटू रेडियस हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये आ गया R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर। सेकेंड केस में फोर्स कितना कर दिया इनिशियल से, आधा, यानी कि ये हो गया F1/2 अपॉन में ये F1 इंटू ये आ गया हमारे पास में R1 अपॉन में R1/2, इसका ये होल स्क्वायर। यहां से ये F1 से F1 गया, R1 से R1 गया, ये 2 नीचे आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो ये 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो फाइनल लेंथ होगी L2 वो क्या हो जाएगी इनिशियल लेंथ की 2 टाइम्स हो जाएगी। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी विच इज 2 टाइम्स। समझ में आया ये अच्छे से। लिखा है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 स्लैब्स विद स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है ना, 1,2 with equal sides of length L and thickness D1 and D2 such that D2 is equal to 2D1 and L is greater than D2। हमारे पास में 2 स्लॉब्स है, ठीक है ना, जिनका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट आपके 2 अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यंग्स मॉडुलस हमारा अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन इनकी साइड लेंथ हमारी सेम है। थिकनेस D1 और D2 है, D2 जो है वो ट्वाइस ऑफ D1 है ना, और लेंथ जो है वो, ठीक है ना, D2 से ज़्यादा है। कंसिडरिंग लोअर एज ऑफ दीज स्लैब्स एज फिक्स टू द फ्लोर वी अप्लाई एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स ऑन दी नैरोअर फेस। तो यहाँ पर इनके लोअर एज को हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं और उसके बाद में टॉप सरफेस के ऊपर में शेयरिंग फोर्स यानी कि सरफेस से पैरेलल टेंजेंशियल एक फोर्स लगा रहे हैं। द एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन इज θ2 इज इक्वल टू 2θ1। तो यहाँ पर जो एंगल का चेंज आया है सेकंड वाले स्लैब का जो है वो इनिशियल के आपका डबल है। इफ द शियर मॉड्यूली ऑफ मटेरियल 1 is 4 into 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, then shear moduli of material 2 is x into 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, where value of x is। अगर पहले वाले मटेरियल के शेयर मॉडुलस हमारे पास में 4 into 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो दूसरे वाले जो मटेरियल है उसकी शेयर मॉडुलस हमारी x into 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी है। तो पहले तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। पहला स्लैब ले लेते हैं हम लोग इस तरीके से, ये पहला स्लैब हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारे दूसरे स्लैब को भी ले लेते हैं। ये दूसरा स्लैब, ठीक है, दोनों सेम मटेरियल के हैं, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर डेंसिटी सेम है और शेयर मॉडुलस भी आपकी सेम है। इनके ऊपर जो है हम लोग एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, ये इस तरीके से टॉप सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स ये F कंसिडर कर लो, राइट। यहाँ पर ये हमारा D1 है और ये हमारा
d2 यानी कि 2d1 हमें दिया गया। तो बोला गया है कि सेकंड केस में जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है वो पहले वाले का डबल है, यानी कि क्या कहा जा रहा है हमें कि θ2 इज इक्वल टू 2θ1। समझ में आ रही है बात, है ना। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास में शियर मॉडुलस होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है हमारे पास में स्ट्रेस अपॉन में ये थीटा होता है, राइट। तो स्ट्रेस को अगर हम लोग सिग्मा से लिखें तो थीटा को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में ईटा। सिग्मा हमारे पास में क्या है स्ट्रेस, और ईटा यानी कि क्या है हमारे पास में शियर मॉडुलस, राइट। तो यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एज दिस इज योर सिग्मा 2 अपॉन में ईटा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन में ईटा 1, है ना। इसको चाहो तो आप एक्सपांड भी कर दो। सिग्मा क्या है हमारे पास में स्ट्रेस है, और स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। सो दिस इज फोर्स। एरिया की अगर हम लोग बात करें, ये जो टॉप सरफेस है इसका एरिया, है ना। सेकंड के केस में ये एरिया क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमारी एल है और ये हमारा क्या हो जाएगा d2 विच इज इक्वल टू 2d1, है ना। तो फोर्स एरिया हमारे पास में एल इंटू ये d2 इंटू ये हमारा ईटा 2 ऐसा बोल सकते हैं। इट इज इक्वल टू 2 इंटू ये हमारा सेम फोर्स, राइट। इसके लिए टॉप सरफेस वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमारी एल है इंटू ये आपका ब्रेथ जो है वो क्या है d1 हो गया एंड दिस ईटा 1। तो यहाँ पर दोनों में से ये फोर्स से फोर्स कैंसिल आउट कर दो, ये लेंथ से हमारा लेंथ चला गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है हमारे पास में 1 अपॉन में 2d1 ईटा 2, d2 को हमने, ठीक है ना, ये 2 ऑफ d1 सब्सटीट्यूट कर लिया इज इक्वल टू ये 2 अपॉन में d1 इंटू ईटा 1। तो यहाँ से ये d1 से d1 चला गया, तो हम लोग यहाँ से क्या कह पाएंगे कि हमारे पास में जो ईटा 2 है, राइट, दैट इज शेयर मॉडुलस सेकंड मटेरियल के लिए, राइट। इसको ऊपर ले लिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा ईटा 1 अपॉन में 4। तो दिस इज ईटा 1 अपॉन में 4। ईटा 1 हमें दे रखा है कितना है 4 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड विद दिस 4, ये 4 से 4 गया, यानी कि क्या आ गया हमारे पास में 1 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हमें किसके साथ कंपेयर करना है, x इंटू 10 की पावर 9 के साथ। तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। देखेंगे ना।